एक अनाथ लड़का सड़क से पकड़ लिया जाता है और उस पर बहुत तरह के बुरे प्रयोग किए जाते हैं। कुछ पागल साइंटिस्ट उसे एक जिंदा हथियार बनाना चाहते हैं। वे उसे सब्जेक्ट नंबर 17 नाम देते हैं। सालों तक उसके शरीर में 500 से ज्यादा राक्षसों के सेल डाले जाते हैं। धीरे धीरे वो इंसान जैसा दिखना भी बंद कर देता है। उसका शरीर खराब होने लगता है और साइंटिस्ट को लगता है कि अब वह किसी काम का नहीं रहा। इसीलिए वे उसे युद्ध में भेजने की सोचते हैं, जहाँ वह बस मरने के लिए इस्तेमाल हो सके। असल में उनका प्लान शुरू से यही था। जब दानवों की दुनिया का दरवाजा खुलता है तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स धरती पर आ जाते हैं। कुछ ही लोग हंटर बन पाते हैं और बहुत कम लोग इतने स्ट्रांग होते हैं जो उन मॉन्स्टर्स को रोक सके। इसीलिए इंसान एक गंदी चाल अपनाते हैं। वे चिमिरा हंटर्स बनाने लगते हैं, यानी कैदियों को मॉन्स्टर के सेल में मिलाकर लड़ने वाली मशीन बना देते हैं। जब काइमेरा नंबर 17 मॉन्स्टर की दुनिया में पहुंचा तो सब देखकर हैरान रह गए। वह अकेला ही एस रैंक से भी ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर को मार देता है। पूरी मॉन्स्टर की भीड़ को खत्म कर देता है, चाहे उसका अपना शरीर ही क्यों न टूट जाए। हंटर लोग दूर से देखते हैं और यकीन नहीं कर पाते कि एक अकेला काइमेरा पूरे जत्थे से ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, हंटर उसे जानबूझकर वहीं छोड़ देते हैं। उनको साफ आदेश मिलती है, काइमेरा 17 को जिंदा वापस मत लाना। लड़ाई के बाद उसका पूरा शरीर नष्ट हो जाता है, सिर्फ एक हड्डी बचती है। लेकिन अचानक वही हड्डी हवा में उठने लगती है और उसका पूरा शरीर फिर से बन जाता है। वह दोबारा जिंदा हो जाता है और इस बार वो बहुत ही हैंडसम जवान और स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला लड़का बनकर लौटता है। वो आश्चर्य होकर सोचता है कि क्या मैं फिर से इंसान बन गया हूँ। लेकिन उसे याद आता है कि उसके अंदर अब भी मॉन्स्टर के सेल हैं, इसीलिए शायद वह आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर है। वह अपने तेज नाखून आसानी से बाहर निकाल लेता है, जैसे कोई किलर मोड ऑन कर दिया हो। लैब से कोई उसे लेने नहीं आया। उसे लगता है कि उसे छोड़ दिया गया है। फिर वह देखता है कि उसके हाथ में लिखा लैब नंबर भी गायब है। अब उसे लगता है कि शायद वह हमेशा के लिए लैब से आजाद हो गया। वह सोचता है कि शायद उसे इमोर्टल मॉन्स्टर वाली पावर मिल गई है। ऐसे मॉन्स्टर जो 3 बार तक फिर से जिंदा हो सकते हैं, जब तक उनका दिल या कोर ना टूटे। एक बात उसे अब भी याद है, साइंटिस्ट कहते थे कि इंसान और इमोर्टल मॉन्स्टर के सेल कभी नहीं मिल सकते, लेकिन वह तो अब सुपर पावरफुल बन गया है। पहले उसकी सोच जैसे किसी धुंध या जादू में बंद थी, लेकिन अब वो खुद को पूरी तरह आजाद और साफ दिमाग वाला महसूस कर रहा है। अब उसे लगता है कि शायद अब समय आ गया है कि वह फिर से इंसानों की तरह जिंदगी जीने की कोशिश करे, क्योंकि नंबर 17 नाम का आज्ञाकारी पालतू बनने वाले दिन अब खत्म हो चुके हैं। वैसे भी वो नाम उसे बस ऐसे ही दे दिया गया था। वो अपना असल नाम याद करने की कोशिश करता है, पर तभी उसे एक पुरानी याद वापस खींच लेती है। उसे याद आता है कि एक बूढ़ा साइंटिस्ट उसे बड़े गुस्सेल और पागल जैसा लड़का कहता था, लेकिन फिर भी उसे कहता था कि अब से लोगों की मदद करना। वो बूढ़ा आदमी चाहता था कि वो अपनी जिंदगी 1000 लोगों को बचाने में लगा दे, लेकिन उस समय हमारा लड़का अपने डार्क इमो मोड में डूबा हुआ था और उसने उस बूढ़े आदमी को कोई जवाब भी नहीं दिया था। प्रेजेंट में वापस आते हुए वो उस सलाह को पूरी बकवास कहकर हंस देता है। उसे लगता है कि एक झुग्गियों में पैदा हुआ अनाज दूसरों की मदद कैसे करेगा। सूरज डूबते हुए आकाश को देखते हुए उसके एब्स ऐसे चमक रहे होते हैं जैसे उनका खुद का लाइटनिंग सेटअप हो। वह थोड़ी देर के लिए बदला लेने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर उस सोच को छोड़ देता है, क्योंकि बदला लेने के लिए सामने वाला दुश्मन दिखना चाहिए। और इतने सालों बाद उसे लगता है कि उसका गुस्सा अब बस एक हल्की सी खुजली जैसा रह गया है। वैसे भी अभी मानव दुनिया में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। वह सोचता है कि कभी न कभी वे लोग खुद उसे मिल जाएंगे, इसलिए अभी बदले वाली बात को एक तरफ रखकर आगे की जिंदगी पर ध्यान देना बेहतर है। अपने नए शानदार शरीर को देखते हुए, जहाँ डिवाइन ग्लो उसके प्राइवेट पार्ट्स को ढकता हुआ दिखता है, वो फैसला करता है कि आगे जीवन में वह एक असली इंसान की तरह जीने की कोशिश करेगा, ताकि उसकी खोई हुई जिंदगी की भरपाई हो सके। चलते चलते उसे याद आता है कि उसे कुछ पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए। फिर उसे महसूस होता है कि उसे याद ही नहीं कि आखिरी बार कभी कपड़े पहने थे या नहीं। वो दिमाग लगाकर सोचता है कि कौन सा मटेरियल अच्छा होगा, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। तो वह वही करता है जो कोई भी जंगल का आदमी करता। वह आसपास देखने लगता है। थोड़ी दूर उसे एक पक्षी जैसे राक्षस की लाश दिखती है। वह सोचता है कि शायद यह किसी लड़ाई में मरा है, लेकिन उसके शरीर पर कोई घाव नहीं है। इससे वह समझ जाता है कि शायद यह जहर से मरा है, और यह बात उसके लिए अच्छी है, क्योंकि शरीर पूरी तरह ठीक है, स्किन निकालने के लिए परफेक्ट। वह अपना हाथ मॉर्फ करके एक बड़ा सा चाकू बना
बना लेता है जैसे मक्खन काटने जा रहा हो। उसे लैब की बातें याद आती है कि पहले पेट से कट लगाओ, फिर हाथ पैर की तरफ बढ़ो। जैसे ही वह पेट काटता है अंदर से बैंगनी धुआं निकलता है। वो तुरंत समझ जाता है कि यह पॉइजन है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो उसे ऐसे सूंघता है जैसे कोई परफ्यूम हो। केवल एक बात उसे परेशान करती है, अब उसे इस जानवर की खाल धोनी पड़ेगी क्योंकि इसकी बदबू बहुत खराब है। कुछ समय बाद वो उस बड़े टर्की जैसे मॉन्स्टर की स्किन निकालकर तैयार करता है और सोचता है कि पहली बार के लिए बुरा काम नहीं किया। खाल बनाने के बाद वो उसे धोने के लिए नदी पर जाता है, लेकिन जैसे ही वह खाल को पानी से निकालता है उसे थोड़ी निराशा होती है। पहले यह नरम थी पर अब एकदम सख्त हो गई है। वो सोचता है कि शायद मॉन्स्टर वाली बॉडी की वजह से यह हुआ होगा। तभी अचानक उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वह खाल को जमीन पर फैलाता है और ऐसे पीटना शुरू कर देता है जैसे खाल ने उससे उधार का पैसा नहीं लौटाया हो। पीटते पीटते वह सोचता है क्या लोग ऐसे ही खाल को नरम बनाते हैं या मैं कहीं इसे खराब तो नहीं कर दूंगा। कुछ देर बाद पुराने जमाने वाला यह थेरेपी सेशन काम कर जाता है और खाल फिर से नरम हो जाती है। वह इसे उठाकर गर्व से देखता है और शर्म छुपाने के लिए बगल में रखी नंगी चिड़िया की लाश के पीछे झुक जाता है। वह खाल को एडजस्ट कर ही रहा होता है, तभी अचानक उस मॉन्स्टर चिड़िया के सर पर हल्की सी आग जल उठती है और उसकी आंखें खुल जाती है जैसे कोई इंसान देखकर शॉक्ड हो जाए कि उसकी कोई स्किन उतार रहा है। चायोन जल्दी जल्दी खाल में छेद बनाता है, उसे पहन लेता है और अपनी कमर पर एक बेल बांध लेता है, ऐसे जैसे कोई नए फैशन लॉन्च की तैयारी हो। उसे अंदर थोड़ा जहर भी लगा दिखता है, लेकिन सोचता है छोड़ो, इतना साफ करने में बहुत झंझट है। तभी चिड़िया एक तेज कान फाड़ चीख मारती है। चायोन चौंक जाता है, उसे लगा था कि यह तो मर चुकी है। चिड़िया इधर उधर तड़पती है और ऐसा लगता है जैसे उसे इंसानी भाषा भी समझ आती है। यह बात चायोन को थोड़ा हैरान कर देती है। वह अंदाजा लगाता है कि ये भी शायद मेरी तरह इमोर्टल मॉन्स्टर है जो थोड़ी देर के लिए मरा हुआ लगता है लेकिन फिर से जिंदा हो जाता है। पहले चायोन बिना सोचे समझे इसे भून देता, लेकिन अब जब वह इसे कमजोर हालत में देखता है तो सोचता है इसकी जिंदगी अभी बच सकती है, इसे छोड़ देना चाहिए। वह मुस्कुराकर कहता है किस्मत ने आज तुम्हें बचा लिया और चल देता है। जाते जाते वो कैजुअली बोल देता है अगर किस्मत में लिखा हुआ होगा तो शायद वे फिर मिलेंगे। कुछ समय बाद वो एक गुफा में पहुंचता है जैसे नया घर देखने आया हो। अचानक एक बड़ी सेंटीपीड उस पर कूदती है पर चायोन की पलक भी नहीं हिलती। सेंटीपीड हमला करती है पर चायोन की चिंता यह होती है यहाँ घर बनाने के लिए लाइट अच्छी है या नहीं। वह एक साफ कट से सेंटीपीड का सर उड़ा देता है जैसे कोई मच्छर मारा हो और मन में सोचता है ये गुफा रहने के लिए ठीक नहीं है। फिर वह बर्फीले पहाड़ों में जाता है जहाँ एक यति उसे देखकर डर के मारे जमी हुई मूर्ति बन जाता है, लेकिन चायोन इस जगह को भी रिजेक्ट कर देता है क्योंकि यहाँ खाने का इंतजाम मुश्किल हो जाएगा। फिर वह एक जंगल में जाता है, लेकिन वहाँ के मशरूम इतने बदबूदार थे जैसे किसी ने ऑफिस में फिश माइक्रोवेव कर दी हो। तो ये जगह भी नो। वह और जगह देखता है, डरावनी लिजर्ड की गुफा, यहाँ तक कि एक आरामदायक सा वोल्केनो एरिया, पर कोई भी जगह सही नहीं लगती। आखिर वह एक ऊंची चट्टान पर पहुंचता है और नीचे का नजारा देखकर दंग रह जाता है। डीमन दुनिया में भी इतना सुंदर दृश्य। वह एरिया को देखता है और बिना कुछ सोचे चट्टान से कूद जाता है और नीचे गिरता है बिना चोट खाए। उसके सामने एक बहुत ही साफ लेक होता है, पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और मछलियाँ भी काफी है। कुछ मॉन्स्टर फिश पानी से बाहर कूदती है जैसे उसे काटने की कोशिश कर रही हो। चायोन सोचता है इन्हें पकड़कर भूनकर खाने में मजा आएगा, सही रहेगा जैसे कैंपिंग मील। गहराई से सोचने पर चायोन समझ जाता है कि यह जगह रहने के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ बहुत सारी मछलियाँ, साफ हवा और हर तरफ फूल है। वो तय करता है कि वो यहीं अपना घर बनाएगा। वह इस नए घर का नाम रखता है चायोन डियोन हाउस। दूसरी तरफ डीमन वर्ल्ड के एक दूसरे हिस्से में अचानक हवा चमकने लगती है और एक पोर्टल फटता हुआ खुलता है। उसमें से कुछ जबरदस्त स्पीड से निकलकर जमीन पर जोर से टकराता है। धुआं हटते ही एक रोबोट जैसा इंसान खड़ा होता है। वह इधर उधर देखता है और पूछता है कि क्या यह सच में डीमन रेल्म है। फिर वह हवा और फूलों की सुंदरता देखकर खुश हो जाता है और सोचता है ये जगह भी चियान डुओन हाउस बनाने के लिए परफेक्ट है। वह अपने हाथों से बेल जैसी चीजें निकालता है और एक ही झटके में अपने आसपास के सारे पेड़ काट देता है। फिर उन्हीं बेलों से गिरे हुए लकड़ी के लट्टों को इकट्ठा करता है और उन्हें घर की बिल्डिंग मटेरियल की तरह रखने लगता है।
कुछ देर बाद उसे लगता है कि जमीन बहुत उबड़ खाबड़ है, तो वह फिर से बेले निकालकर जमीन को पूरा स्मूथ कर देता है। सारे ट्री स्टम्प्स हटा देता है ताकि जगह किसी पिंटरेस्ट जैसी सुंदर कैबिन बनाने लायक बन जाए। जैसे जैसे वह लकड़ियां सेट करता है और घर के खंभे खड़े करता है, उसे महसूस होता है कि उसका शरीर अपने आप काम कर रहा है, जैसे उसके अंदर कोई नेचुरल इंस्टिंक्ट चल रही हो। वह सोचता है कि क्या यही फ्री विल होती है? पहली बार मैं अपने लिए कुछ बना रहा हूँ। फिर वह फ्लोर बनाता है और नेल्स की जगह स्नेल मॉन्स्टर का म्यूकस इस्तेमाल करता है, क्योंकि वह सूखकर पत्थर जैसा मजबूत बन जाता है और पानी भी नहीं लगने देता, मतलब वाटरप्रूफ भी। जब मेन स्ट्रक्चर बन जाता है, वो छत पर सिल्क वर्म कोकून थ्रेड लगा देता है ताकि मॉन्स्टर आसानी से हमला ना कर सके। घर अब काफी कुजी लगने लगता है। चियोन सोचता है कि घर में और क्या होना चाहिए। उसे लैब की वीडियो याद आती है जिनमें लोग अपने घर दिखाते थे। ज्यादातर लोग या तो पेट रखते थे या गार्डन बनाते थे, लेकिन डीमन वर्ल्ड में कुत्ते वगैरह नहीं है, तो वह सोचता है कि गार्डन बनाना ही बेस्ट रहेगा। वह सोचता है कि कौन सा पौधा उगाए। फिर उसे अचानक एक आइडिया आता है, मैं मैंड्रागोरस उगाऊंगा, क्योंकि पास में बर्फीला पहाड़ है और वही मैंड्रागोरस का नेचुरल हैबिटेट होता है। चियोन बर्फ वाली जगह की तरफ जाता है। बर्फ देखकर उसे लैब में भेजे जाने का पिछला वक्त याद आता है। वह सोचता है अगर वह काइमेरा नहीं बना होता तो ऐसी ठंड में शायद मर ही जाता। कुछ देर बाद उसे महसूस होता है कि उसका माना एनर्जी बहुत हाई है, इसका मतलब मैंड्रागोरस पास ही है। और सच में वो मैंड्रागोरा की जड़ें देख लेता है। वे ऐसे दिखती है जैसे कोई छोटी सनफिश हो और ऊपर पत्ते लगे हों। ये बहुत नाजुक होती है, हल्का सा स्ट्रेस भी इन्हें मार सकता है। चियोन सोचता है कि छोटी उम्र वाली मैंड्रागोरस लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि वे नए माहौल में जल्दी ढल जाएंगी। चियोन 3 छोटे मैंड्रागोरा चुनता है और खुद को तैयार कर लेता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि ये हमेशा की तरह बहुत जोर से चीखेंगे। लेकिन होता उल्टा है। पहले छोटा मैंड्रागोरा तो गहरी नींद में सो रहा होता है और बच्चे की तरह खर्राटे मार रहा होता है। बाकी दो को उठाते समय भी वही हाल है। दोनों आराम से सो रहे थे और तोते की तरह नींद में कुछ कुछ बोल रहे थे। ये देखकर चियोन थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि लैब में जो मैंड्रागोरा चीखते हैं वे इसीलिए क्योंकि इंसानों ने उसे कम माना वाली जगहों में उगाया था, जहाँ बहुत तनाव होता है। और उनकी चीखें असल में इसलिए निकलती थी क्योंकि उन्हें जबरदस्ती जमीन से खींचकर बाहर निकाला जाता था। वह सोचता है कि शायद यहाँ डीमन वर्ल्ड में होने की वजह से ये शांत है, लेकिन फिर भी अजीब था कि ये भाग नहीं रहे थे या विरोध नहीं कर रहे थे। तभी उसे ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे अपनी जाति का समझ रहे हो, क्योंकि उसके शरीर में भी मेंड्रा के सेल्स मिले हुए हैं। वह उन्हें धीरे से अपने कमर के पास बांध लेता है और राहत महसूस करता है कि ये परेशान नहीं है। फिर सोचता है कि क्या बाद में इनसे थोड़ा सा रूट लेकर चाय बनाई जा सकती है या फिर शायद उनका फल स्नैक की तरह खाया जा सकता है। लेकिन उसे याद आता है कि फल जबरदस्ती तोड़ने से जहरीला हो जाता है, तो वह मन में नोट कर लेता है कि अगर कभी चाहिए तो अच्छे से विनती करके ही मांगूंगा। उसी समय उसे पास में कुछ हंटर्स की मौजूदगी महसूस होती है। वह सोचता है कि कोई इतनी खतरनाक बर्फीली पहाड़ी में क्यों चढ़ेगा, लेकिन फिर कहता है चलो देखता हूँ, उनसे गेट स्टोन मिल सकता है। उधर 2 हंटर बहस कर रहे होते हैं। एक कह रहा होता है कि उनकी टीम ने उन्हें धोखा देकर यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। दूसरा चिल्ला रहा है कि ध्यान दो, क्योंकि सामने से मॉन्स्टर रैबिट बहुत तेजी से आ रहे हैं। ये खरगोश जैसे मॉन्स्टर बहुत डरावने लगते हैं। उनके चेहरे पर बड़े बड़े दांत और अंदर हिलती हुई टेंटिकल्स जैसी चीजें। हंटर में से एक तुरंत फोर्स फील्ड बना लेता है ताकि वे खाने का निवाला ना बन जाए, लेकिन उसे पता होता है कि यह शील्ड ज्यादा देर नहीं टिकेगा। वो पछता रहा होता है कि उसने यह काम क्यों लिया। वो डर के मारे मदद के लिए चिल्लाने लगता है और जैसे ही उसका शील्ड टूट जाता है तभी अचानक चियोन सुपरमैन वाली एंट्री मारता है और उनके सामने आकर खड़ा होता है। दोनों हंटर दंग रह जाते हैं कि कोई इंसान ऐसे अचानक यहाँ कैसे आ गया। चियोन की मौजूदगी से ही मॉन्स्टर रैबिट डरकर भाग जाते हैं और एक बी क्लास मॉन्स्टर एक आधे नंगे आदमी से डरकर भागे। ये देखकर हंटर और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। दोनों हंटर उसका धन्यवाद करते हैं और अपना नाम बताते हैं, शियांगजू और किम ताह्यून। वे उसका नाम पूछते हैं और वह भी बता देता है, लेकिन दोनों कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना। किम सोचकर कहता है कि शायद वह कोई अकेला रहने वाला हंटर है, क्योंकि उसका जंगल वाला रूप देखने में ऐसा लगता है। चियोन पूछता है कि वे इतने खतरनाक इलाके में क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखने में वे डी क्लास से ऊपर नहीं लगते। दोनों बताते हैं कि वे एक काइमेरा को जिंदा पकड़ने की
मिशन पर है और इसके बदले अच्छी रकम मिलने वाली है। ये सुनकर चियान तुरंत सतर्क हो जाता है। एक हंटर बताता है कि जिस काइमेरा को पकड़ना है वो लैब से भाग गया था और भागते भागते गेट के भीतर कूद गया। यह सुनकर चियान को राहत होती है कि वे उसे नहीं ढूंढ रहे। वो उनसे पूछता है कि उनका सामान कहाँ है, वे बिना हथियार के कैसे घूम रहे हैं और क्या उनके पास कम से कम गेट स्टोन है या नहीं। हंटर बताते हैं कि उनकी टीम के लोगों ने उन्हें धोखा देकर सारा सामान लेकर भाग गए और यह प्लान पहले से ही तैयार था, बस इन्हें समझ में नहीं आया। यह सुनकर चियान उनकी गेट पर अपनी नजर टिकाकर सोच में पड़ जाता है। हंटर चियान को बताते हैं कि उन्हें माना कंटेमिनेशन हो गया है और वे ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे। वे घबराकर पूछते हैं कि क्या उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता है, क्योंकि इंसान डेमन की दुनिया में ज्यादा देर नहीं रह सकते। अगर समय पर वापस जाकर शरीर शुद्ध नहीं किया जाए तो माना ज्यादा होने की वजह से मौत हो जाती है। उनमें से एक हंटर तो रोने जैसा हो जाता है और कहता है कि उसकी गर्भवती पत्नी घर पर उसका इंतजार कर रही है, इसीलिए वो किसी तरह बचना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कहे, चियान अचानक ऐसे रुक जाता है जैसे उसे कोई बड़ा संकेत मिल गया हो और फिर वो हवा में कूदकर एकदम हल्क की तरह उड़ जाता है। दोनों हंटर वही खड़े रह जाते हैं, उनके मुंह पर हवा चलती रह जाती है। उधर दूसरी जगह वही रोबोट जैसा काइमेरा चट्टान के किनारे खड़ा होता है। पहले वाले गद्दार हंटर उसके पीछे से घेराबंदी करने आते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे मुड़कर उन्हें देखता है और साफ बता देता है कि अब वह उन्हें पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। चियान जब वहाँ पहुँचता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसे लगता है कि शायद वह देर से पहुँच गया। आगे जमीन पर खून बिखरा है, टूटे हुए हथियार पड़े हैं और चट्टान के बिल्कुल किनारे एक नीली रोशनी जलती बुझती है। उसे लगता है कि हंटर लोग शायद डरकर भाग गए और अपना सब सामान छोड़ गए। निशानों को देखकर उसे एहसास होता है कि टेस्ट सब्जेक्ट ने लड़ाई के बीच में अपना रूप बदल लिया था। उसे याद आता है कि हंटर ने बताया था कि यह बच्चा आकार वाला काइमेरा असल में लिक्विड मेटल से बना है और किसी भी रूप में बदल सकता है। दुर्लभ पदार्थ होने के कारण इसे छोटा और बच्चा जैसा बनाया गया था। चट्टान से नीचे झाँककर चियोन हंसी रोक नहीं पाता, क्योंकि यह छोटा सा मशीन वाला शैतान बच्चा 5 बी क्लास हंटर की ऐसी हालत कर देता है जैसे खिलौने हो। उधर दूसरी तरफ किम अपने घायल साथी श्यांगजू को झकझोर कर कह रहा होता है कि हार मत मानो, लेकिन श्यांगजू कहता है कि उसका पूरा शरीर जहर से भर गया है और अब वह नहीं बचेगा। किम उसे याद दिलाता है कि उसका परिवार इंतजार कर रहा है। श्यांगजू आखिरी ताकत जुटाकर कहता है कि उसके परिवार से माफी मांग लेना, क्योंकि वह शायद अब नहीं बचेगा। किम जोर से कहता है कि चमत्कार होते हैं, बस हिम्मत मत हारो। तभी कोई वहाँ आता है। किम डर जाता है, लेकिन फिर देखता है कि वो चियोन है, जो बड़े आराम से उनकी सारी खोई हुई चीजें लेकर वापस आया है। मॉन्स्टर हंटर उसे देखते ही दौड़कर आता है, घुटनों पर गिर जाता है और लगभग भगवान की तरह चियोन से अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगता है। चियोन पहले तो समझ नहीं पाता कि ये इतना ड्रामा क्यों कर रहा है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने कहा था कि उसके पास गेट स्टोन नहीं है। तभी किम अपनी जेब से कुछ निकालता है, 2 चेक, हर एक 10 मिलियन येन का। वो चियोन से हाथ जोड़कर कहता है कि कृपया कोई गेट स्टोन दे दो, नहीं तो वे दोनों मर जाएंगे। चियोन चेक देखकर सोचता है कि डेमन दुनिया में तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं, लेकिन इंसानी दुनिया में यह पैसा बहुत काम आ सकता है। वह मन ही मन हंसता है और जितनी दया उसके अंदर मौजूद है उतनी इकट्ठा करके अपनी जेब में से एक गेट स्टोन निकाल कर देता है। किम झट से उसके सामने झुक जाता है और बार बार उसे धन्यवाद कहने लगता है। कहता है कि वह कभी भी चियोन की यह मदद नहीं भूलेगा। चियोन चेक को घूर रहा होता है और सोचता है कि इसे कहाँ रखूं। दोनों हंटर गेट की तरफ जाते हैं। चियोन उनसे पूछता है कि अब गेट स्टोन की कीमत क्या चल रही है। वे बताते हैं कि कीमत बढ़कर 1 मिलियन येन हो गई है। चियोन बड़ी सीधी तरीके से कहता है, तो मैंने तो बहुत ज्यादा पैसे ले लिए, चलो वापस थोड़ा सा लौटा देता हूँ। तभी वह श्यांगजू के कंधे पर हाथ रखता है और किम समझ जाता है कि चियोन सीधे उसके शरीर में माना इंजेक्ट कर रहा है ताकि वह मरने से बच सके। किम तुरंत चियोन पर चिल्लाता है कि रुक जाओ, क्योंकि किसी और के शरीर में माना डालना बहुत खतरनाक होता है। अगर माना उल्टा असर कर दे तो दोनों आदमी उसी वक्त मर सकते हैं। किम डर जाता है और सोचता है कि क्या मेरी मौत ऐसे ही होने वाली है, लेकिन तभी श्यांगजू अचानक ऐसे उठ बैठता है जैसे किसी ने उसका रीसेट बटन दबा दिया हो। उसके अंदर की सारी डार्क डेमोनिक एनर्जी साफ हो जाती है। वो किम को पकड़कर रोने लगता है और बेचारा किम तो शौक में खड़ा रह जाता है कि अभी क्या हुआ। चियोन वापस जाने लगता है। श्यांगजू चिल्लाकर कहता है कि वो उसकी इस मदद को कभी नहीं भूलेगा। किम अभी भी चायोन को घूर रहा होता है, सोचता है कि यह आदमी आखिर कौन है। चायोन अपने घर में पहुंचता है और दरवाजे पर रुककर देखता है कि कहीं कोई घुसपैठिया तो नहीं आया। सब सुरक्षित देखकर वो आराम की सांस लेता है। मैंड्रागोरा पौधे जागने लगते हैं, लेकिन उनकी
पत्तियां लटकी हुई और उदास दिखती है। उसको चिंता होती है और वह तुरंत उन्हें मिट्टी में लगा देता है। लगाने के बाद वह सोचता है कि क्या ये अब ठीक होंगे, लेकिन वे फिर भी दुखी जैसे दिखते हैं। वह सोचता है कि शायद इन्हें अपनी पुरानी जगह से अलग करने पर दुख हुआ है या शायद ये भूखे हैं। इसीलिए वो अपनी माना मिट्टी में थोड़ी सी डालकर देखता है। जैसे ही माना मिट्टी में मिल जाती है, पौधे ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग कॉफी पी ली हो। चायोन खुशी से मुस्कुराने लगता है। उधर वह अपने इन नए पौधे रूममेट से बातें करता है। अभी उसे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। उसे लगता है कि शायद वही रोबोट जैसा क्रिएचर है जिसका हंटर पीछा कर रहे थे। अजीब बात यह थी कि वह उसे यहाँ तक फॉलो कर आया था, लेकिन चायोन इसे फिलहाल अनदेखा कर देता है। वह पैसे छुपा देता है और फिर हंटर्स के बैग पर पड़े सामान को देखने लगता है। उसे काफी अच्छा माल मिलता है, कपड़े, स्लीपिंग बैग और खाना बनाने का सामान। और तभी उसकी नजर एक रामेन पैकेट पर पड़ती है। वो खुश हो जाता है क्योंकि अनाथालय के बाद उसने यह नहीं खाया था। नॉस्टैल्जिया आ जाता है और वह तुरंत खाने का फैसला कर लेता है। वह लेक से पानी लेने जाता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि कितना पानी लेना चाहिए। तभी तेज दांत वाले लेग फिश बाहर कूदकर उसे काटने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि लोग अक्सर रामेन में कुछ एक्स्ट्रा डाल देते हैं, तो वह एक मछली को उंगली से हल्का सा फ्लेक मारकर बेहोश कर देता है। फिर वह और चीजें ढूंढता है, अंडे, हरी पत्तियां वगैरह। उसे अजीब कैप्सूल जैसे अंडे मिलते हैं जिन्हें वो उठा लेता है। हरी प्याज नहीं मिलती तो पेड़ की ताजी पत्तियां उठा लेता है और कहता है चलो यही सही है। वो सब कुछ एक बर्तन में डाल देता है और सोचता है कि तैयारी पूरी है। तभी छोटा रोबोट बाहर आता है, पेट पकड़कर ऐसे जैसे भूखा हो और बर्तन को लालच से देख रहा हो। चायोन आग जला देता है। रेसिपी में यह नहीं लिखा कि मछली कब डालनी है, तो सब कुछ एक साथ उबालने के लिए डाल देता है। जैसे ही खुशबू उठती है, मैंड्रागोरा पौधे उल्टी आने की एक्टिंग करने लगते हैं क्योंकि बदबू बहुत खराब थी। चायोन सोचता है यह रामेन हमेशा ऐसे ही गंद करता था। उधर रोबोट जैसे क्रिएचर को भी खाने की खुशबू लगती है और वह डोलता हुआ पास आता है। वह अचानक खुद को एक कुत्ते में बदल देता है क्योंकि उसे लैब की एक बात याद है कि इंसान कुत्तों को बहुत पसंद करते हैं। वह झूठ-मूठ का लंगड़ा कर चलता है और रोने की एक्टिंग करता है ताकि चायोन को दया आ जाए, लेकिन चायोन पूरे समय उसे बिना किसी एक्सप्रेशन से देख रहा होता है। उसे पता होता है कि यह सब नकली है और वह चोट सिर्फ ड्रामा है। फिर भी वो पूछता है कि क्या तुम रामेन खाना चाहते हो? पप्पी तुरंत लार टपकाने लगता है। हालांकि उसके सामने जो रामेन बन रहा है वह एकदम जहरीली खिचड़ी जैसा था जो किसी भी इंसान को मौत के घाट उतार दे। फिर भी दोनों इसे खाने की हिम्मत करते हैं। पहला निवाला खाते ही पप्पी रुक जाता है, जैसे उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा हो कि यह स्वाद है या सजा। लेकिन चायन को अचानक अनाथालय के हॉट पॉट डिश की याद आती है। वो मुस्कुराता है और कहता है वाह, बिल्कुल वैसा ही स्वाद। असल में स्वाद भयानक था, लेकिन उसकी याद इतनी अच्छी थी कि वही स्वाद को अच्छा बना देती है। उधर मैंड्रागोरा बेचारे पौधे उस इतनी जहरीली बदबू से लगभग मरने ही वाले होते हैं। खाना खत्म करने के बाद चायन उस पप्पी से कहता है कि अब साफ सफाई का समय है और वह अब जा सकता है। जब वह छोटा रोबोट पप्पी लंगड़ाता हुआ दूर जा रहा होता है, चायन आराम से कह देता है अरे तू तो दूसरे पाँव से लंगड़ा रहा था। रोबोट जल्दी से पैर बदल लेता है और उसी पुराने पैर पर लंगड़ाने लगता है। चायन हंसी रोकता है। वह बर्तन धोकर कपड़े साफ करने लगता है। कपड़ों पर पोलेन लगा था तो वह पुराने जमाने की तरह डंडे से पीटकर साफ करने लगता है। उसे पोलेन पसंद नहीं, पर सोचता है कि वह हमेशा चमड़े की पोशाक पहनकर गुफावासी नहीं बन सकता। वह कपड़ों को हल्के से मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक ही जोरदार वार में नीचे का बड़ा पत्थर टूट जाता है और कपड़ा भी चित्रों में बदल जाता है। वह कुछ सेकंड चुप रहता है और फिर लंबी सांस लेता है। वह आखिरी बचा कपड़ा उठाता है। तभी उसे पता चलता है कि वह रोबोट क्रिएचर अभी भी दूर से उसे देख रहा है, कभी पत्थर बनकर, कभी मछली बनकर जब वह बर्तन धो रहा था, और उससे पहले पेड़ बनकर जब चायोन फूलों की देखभाल कर रहा था। उसे समझ आता है कि यह छोटा प्राणी लगातार उस पर नजर बनाए हुए है। चुपचाप रूप बदलता रहता है, लेकिन पास आने की हिम्मत नहीं करता। तभी उसके नाक पर एक मधुमक्खी बैठ जाती है और वह घबराकर चिल्ला उठता है कि मुझे बीज से नफरत है। उसका रिएक्शन देखकर चियन अंदाजा लगाता है कि यह बच्चा शायद 5 साल से भी छोटा है। उसकी बोली भी टेढ़ी मेढ़ी और मशीन जैसी है, जैसे उन छोटे कायमिरा में होता है जिनके दिमाग में नकली यादें डाली गई होती है। चायन उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है और गला साफ करते हुए फूलों की तरफ देखता है ताकि उसे लगे कि चायन उसकी मौजूदगी जानता है। वो कपड़े धोकर कहता है कि यह काम जितना सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल निकला। फिर उसे एहसास होता है कि ये कपड़े तो उसके लिए छोटे हैं। इतनी मेहनत की और कपड़े फिट भी नहीं आते। वह कपड़ों को रेशमी धागे पर सुखाने टांग देता है और फिर मैंड्रागोरा बच्चों को देखने जाता है। उधर रोबोट क्रिएचर मौका पाते ही चायन का धुला हुआ शर्ट उठाकर पहन लेता है और खुश होकर उसे अपना बना लेता है। फिर वह खुद को बदल
बदलकर छोटी लड़की का रूप ले लेता है ताकि इंसान जैसी दिख सके। चायन को मैंड्रागोरा पौधे की हालत खराब दिखाई देती है, पत्तियां झुकी हुई, जड़ें सूखी सी। हालांकि उसने घास फूस सब हटाया था। वह मिट्टी खोदकर देखता है तो उसे पता चलता है कि अंदर अभी भी बहुत कीड़े और कचरा है, जिससे पौधे को बढ़ने में दिक्कत हो रही है। उसे समझ आता है कि उसे शुरू में ही मिट्टी अच्छी तरह से जोतनी चाहिए थी। शायद उसकी इस गलती से मैंड्रागोरा बच्चे खतरे में थे। अब वह सब ठीक करने के लिए अपने घर जितना बड़ा एक पूरा बगीचा तैयार करने लगता है। तभी वह छोटी मैकेनिकल लड़की उसके सामने आकर हाय कहती है। चायन थोड़ा हैरान होता है क्योंकि वह आखिरकार बोल रही थी। वो पूछती है कि यह घर क्या चायन का है? वो हाँ कह देता है। वो तुरंत मान लेती है कि चायन डेमन दुनिया का मूल निवासी है। चायन मजाक करने के मूड में आता है और पूछता है कि वो किस ट्राइब से है। लड़की उलझ जाती है लेकिन झूठ बोलते हुए कहती है कि वो झरने के उस पार वाले बहुत दूर के इलाके से है, जहाँ चायन पहुँच भी नहीं सकता। चायन मजाक करते हुए पूछता है कि क्या तुम कोकोनट ट्राइब से हो? और वह लड़की बिना सोचे समझे खुशी से सर हिला देती है जैसे यह बिल्कुल सच हो। वो पूछता है कि उसने शर्ट क्यों ले ली। लड़की आराम से बताती है कि उनके ट्राइब में जो चीज मिल जाए वो उसी की होती है, यही नियम है। चायन उसकी लॉजिक पर हंस देता है और उसे वह शर्ट दे देता है। वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। लड़की बताती है कि उसके ट्राइब ने उसे निकाल दिया है और वह डरते डरते पूछती है कि क्या वो यहाँ रह सकती है? यहाँ कोई कीड़े नहीं है, एक असली घर भी है और सबसे जरूरी यहाँ वह सुरक्षित महसूस करती है। चायन समझ जाता है कि वो सिर्फ एक शांति की जगह ढूंढ रही है तो वह हाँ कह देता है, पर शर्त रखता है कि उसे घर के कामों में मदद करनी होगी। लड़की की आंखें चमक उठती है। वह पूछती है कि उसे क्या करना है। चायन कहता है कि उन्हें मैंड्रागोरा के बच्चों के लिए सब्जी वाला हिस्सा बनाना है ताकि उन्हें सही घर मिल सके। लड़की तुरंत डंडा उठाती है और कहती है कि वो बहुत मजबूत है। फिर वह मिट्टी को ऐसे तोड़ना शुरू कर देती है जिसे जमीन स्पॉन्ज केक हो। चायन सोचता है कि या तो यह बच्ची बहुत खराब अभिनेता है या उसे पता ही नहीं कि सामान्य बच्चे कैसे होते हैं। आखिर में चायन अपना नाम बताता है और उसका नाम पूछता है। लड़की चुप हो जाती है क्योंकि उसका असल में कोई नाम ही नहीं था। फिर वह फूलों से प्रेरणा लेती है और कहती है कि उसका नाम किमनारी है। चायन समझ जाता है कि उसने यह फूल फोरिया से चुराया है। फिर भी वह सीधा चेहरा बनाए रखती है। कुछ देर में पूरा गार्डन तैयार हो जाता है और चायन उसके चारों तरफ पत्थरों की छोटी दीवार बना देता है। मैंड्रागोरा जड़ों को खुश देखकर उसे लगता है कि काश उसने यह काम पहले किया होता। काम खत्म होने के बाद किम अचानक बहुत शांत हो जाती है। चायन यह बदलाव नोटिस करता है और पूछता है कि वह रो क्यों रही है। वो अपनी आंखें पोंछकर कहती है कि मैंड्रागोरा बच्चे उसे अपने दोस्तों की याद दिलाते हैं। यह सुनकर चायन हैरान रहता है और सोचता है कि क्या लैब जैसी जगह में भी दोस्ती जैसी कोई चीज हो सकती है। वह कुछ और पूछ पाता तभी जंगल में एक तेज चुभने वाली चीख गूंजती है। चायन कहता है कि यह तो बस मॉन्स्टर का एक दूसरे का शिकार करना है। अजीबोगरीब जंगल की सामान्य बैकग्राउंड म्यूजिक। लेकिन किम डरकर खुद को समेट लेती है। वह कहती है कि जब वो चायन के घर की तरफ आ रही थी तो उसने एक छोटा सा चूजा देखा था और अब उसे डर है कि कहीं वह मुसीबत में ना हो। वह यह भी जोड़ती है कि चूजा पहले से ही किसी के कांटे से घायल लग रहा था। चायन सीधे कह देता है कि वो शायद जल्दी ही खा लिया जाएगा, लेकिन किम की कपकपी देखकर उसे समझ आता है कि वो उसे बचाना चाहती है, लेकिन अपने दिमाग की बंदिशों की वजह से कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। वह धीरे से सावधानी से कहता है अगर तुम वापस जाओ तो शायद वो चूजा बच सकता है। बस इतना सुनना था कि किम तुरंत बिजली की तरह दौड़ पड़ती है। उधर जंगल में डरावने बर्रे जैसे मॉन्स्टर जिनके दो कतार वाले अजीब दांत साइडवेज उगते हैं उस घायल चूजे पर हमला कर रहे होते हैं। जैसे ही उनमें से एक चूजे को मारने के लिए आगे बढ़ता है, किम अचानक तूफान की तरह वहाँ पहुँचती है और एक मॉन्स्टर का सिर एक ही किक में उड़ा देती है, यह कहते हुए कि मैं इस चूजे को बचा कर रहूंगी। लड़ते हुए उसे लैब की बातें याद आने लगती है। दूसरे काइमेरा बच्चे उसे नफरत करते थे क्योंकि युद्ध टेस्ट में वह हर बार पहला आता था। इस वजह से बाकी बच्चों को और भी खतरनाक और दर्दनाक प्रयोगों के लिए भेजा जाता था। वे उसका खिलौना छीन लेते, उसे जमीन पर गिराते, उसे मारते हुए कहते तू है ही क्यों, तू हमें जीतने नहीं देता। उसे कभी समझ में नहीं आया था क्योंकि वह तो बस वही करती थी जो उसे सिखाया गया था। अब वह मॉन्स्टर को घूरती है और चिल्लाती है कमजोर पर भीड़ बनकर हमला करना गलत है, ये सब बंद करो। और फिर आखिरी बर्रे जैसे मॉन्स्टर को एक पंच मारकर उड़ाती है जैसे किसी दूसरी दुनिया में भेज दिया हो। इधर घर पर चायन मैंड्रागोरा बच्चों को माना खिला रहा होता है। तभी तेज दौड़ती हुई किम वापस आती है अपनी बाहों में चूजे को पकड़े हुए और चिल्लाती है कि इसे बचा लो। वो परेशान है क्योंकि चूजा आंख नहीं खोल रहा।
चायोन उसे शांत होने को कहता है और पहले सांस लेने को कहता है। फिर वह चूजे को ध्यान से देखता है और उसे कुछ अजीब सा जाना पहचाना महसूस होता है। किम रोती रहती है और घबराती है कि चूजा कहीं मर न जाए। चायोन शांत रहता है और कहता है कि वो चूजे को पास लाए। वह हाथ रखकर उसे थोड़ा सा माना देता है और राहत महसूस करता है कि उसकी चोट गंभीर नहीं है और चूजा शायद ठीक हो जाएगा। हर मॉन्स्टर की मैजिक में उसका अपना इतिहास होता है और भले ही यह चूजा अब सिकुड़ गया है और रंग बदल गया है, चायोन तुरंत समझ जाता है कि यह वही मॉन्स्टर है जिसकी उसने पहले स्किन निकाली थी। वह शेरलॉक होम्स वाले स्टाइल में खड़ा होकर सोचने लगता है कि यह इतना छोटा क्यों हो गया। उधर किम बार बार पूछती रहती है कि यह मर तो नहीं जाएगा ना। चायोन उसे समझाता है कि यह बस बहुत कुपोषित है, भूखे रहने से इसका शरीर सिकुड़ गया है। वह कहता है कि उसने इसे माना दे दिया, इसीलिए आराम से लेटा रहे तो खुद ठीक हो जाएगा। तभी किम को अचानक लैब की दर्दनाक फ्लैशबैक याद आता है। उसका फटा हुआ खिलौना, लैब की हिंसा और अकेलापन। किम की आवाज कांपने लगती है। वह कहती है कि चूजे को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते क्योंकि यह बेसहारा बार बार गिर रहा है। वह चूजे को जोर से गले लगा लेती है। डरी सहमी आंखों से पूछती है कि क्या वह इसे अपने पास रख सकती है। वह वादा करती है कि वह इसकी ठीक ठाक से देखभाल करेगी। चायोन मुस्कुराता है और मजाक में चेतावनी देता है कि ये बड़ा होकर बहुत विशाल भी बन सकता है। किम तुरंत जवाब देती है तो मैं इसे कम खिलाऊंगी। उसकी क्यूट एक्टिंग देखकर चायोन हार मान जाता है। किम की आंखें पटाखों की तरह चमक उठती है। चायोन हंसते हुए कहता है कि ठीक है, यह हमारा गार्ड डॉग मतलब गार्ड बर्ड बन जाएगा। अभी वह फूला फूला चूजा आंखें खोलता है, इधर उधर देखकर घबरा जाता है और चायोन की ओर घूरकर हल्की धमकी जैसी कू की आवाज निकालता है। चिम खुशी से चीखते हुए उसे उठाती है। देखो ये बात कर रहा है। उधर पंछी सोच रहा होता है कि ये कैसा पागलपन है जिसमें वह जागा है। किम उसे फिर से कसकर पकड़ लेती है, चाहे वह बेचारा पंख फड़फड़ाकर विरोधी क्यों न कर रहा हो। चायोन ऑकवर्ड खड़ा रहता है, समझ नहीं पा रहा कि यह स्थिति क्या है। चूजा दोबारा आवाज लगाता है, मुझे छोड़ो, और चायोन को शौक लगता है कि वह इसकी भाषा समझ पा रहा है। कुछ देर बाद किम चूजे को कपड़े की पट्टी में लपेट देती है और गर्व से कहती है ट्रीटमेंट पूरा हुआ। वह बताती है कि उसने इसका नाम भी सोचा है। चूजा तड़पता है और किम कहती है ये कबूतर जैसा चलता है तो मैं इसका नाम रख रही हूँ कू। चायोन लगभग हंसी रोक नहीं पाता। चूजा गुस्से में किम पर चिल्लाता है कि कितना बेवकूफी भरा नाम है, लेकिन किम उसकी भाषा नहीं समझती और उल्टा उस पर पानी फेंककर पूरी बाल्टी उड़ेल देती है। शायद यह प्यासा होगा। अब चूजा पानी का गुब्बारा जैसा फूल जाता है। किम हैरानी से पूछती है कि यह इतना फूल क्यों गया। चायोन शांत भाव से कहता है कि अब पानी काफी हो गया। चायोन घर का सामान देखते हुए सोचता है कि उसे एक स्टोरेज कैबिनेट बनाना चाहिए, लेकिन लकड़ी काटते ही वह सस्ती कार्डबोर्ड जैसी फट जाती है। वो चकित होता है क्योंकि उसने यही तरीका टेबल और कुर्सी बनाने में भी इस्तेमाल किया था। चूजा उगता है और कहता है ये सॉफ्ट वुड है इसलिए ऐसे कटती है। चायोन को समझ आता है कि लकड़ी के प्रकार मायने रखते हैं। वह पूछता है कौन सी लकड़ी सबसे मजबूत होती है। चूजा तुरंत बोलता है रेडवुड, लेकिन कहते कहते वो रुक जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि चायोन ने उसे समझ लिया। वो डरी हुई आंखों से चायोन को घूरता है, क्या तू हमेशा से मेरी बात समझ रहा है। चूजा अपना माइंड रीडिंग स्किल एक्टिव करता है ताकि चायोन का दिमाग पढ़ सके, लेकिन उसका टेलीपैथी स्किल फेल हो जाता है। चायोन मासूम चेहरा बनाकर कहता है मुझे तो यहाँ लाल पेड़ एक भी नहीं दिख रहे, शायद दूसरी जगह उगते हो। अब चूजा समझ जाता है कि उसकी मेंटल पावर भी चायोन पर काम नहीं कर रही। आखिरकार वह साफ बोल देता है क्या तुम सच में मेरी बात सुन सकते हो। चायोन कहता है सुनता नहीं, तुम्हारे शब्द अपने आप मेरे दिमाग में आ जाते हैं। फिर वह उल्टा सवाल करता है कि तुम इंसानों की भाषा कैसे समझ पाते हो। वह सोचता है कि शायद ये रेयर इंटेलिजेंट मॉन्स्टर में से एक है जिनका जन्म गलती से भी बहुत मुश्किल से होता है। चायोन फिर पूछता है तुम वही पंछी हो ना जिसे मैंने पहले छोड़ा था। चूजा कहता है हाँ मैं वही हूँ, मैं तुम्हें फिर से धन्यवाद देने वापस आया था। चायोन बिना समय गवाए कहता है अच्छा तो फिर मेरी मदद करो। चूजा कुछ देर चुप रहता है फिर मान जाता है ठीक है चलो मैं तुम्हें लाल पेड़ दिखा देता हूँ। उधर पास ही किम भागती हुई दिखती है। उसके पीछे आग के गोले गिर रहे हैं। वो चिल्ला रही है रुको बहुत गर्म है। अचानक एक जबरदस्त धमाके से किम हवा में उछलकर मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। उसका दिमाग लगभग बंद हो जाता है। उसे लगता है कि लैब वाले मुझे ढूंढकर पकड़ने आ गए, अब सब खत्म। तब आग के बीच से एक आदमी बाहर आता है जिसके लंबे लंबे बाल उड़ रहे होते हैं। वो अपने ट्रैकर को देखकर कंफर्म करता है कि किम ही वह मैकेनिकल क्रिएचर है जिसकी वह तलाश कर रहा था। वह अपनी जान खतरे में बताकर एक और आग का गोला बनाता है और किम पर फेंक देता है। किम बस घूरकर देखती रहती है मानो हार मान चुकी हो, लेकिन उससे पहले कि फायरबॉल उसे लगे चायोन सुपर हीरो एंट्री करता है। आराम से उसके सामने आकर उस आग को ऐसे रोक देता है जैसे मक्खी उड़ा रहा हो। कू तुरंत कहता है कि लाल पेड़ की दिशा बाद में बताऊंगा, पहले लड़की को बचाना जरूरी है। चायोन देखता है कि किम
को आग से बेहद डर लग रहा है और वह मानसिक रूप से बिल्कुल डर गई है। वह पहले सारी आग बुझाने का फैसला करता है। कू भी कहता है कोई घटिया इंसान ही बच्चे पर हमला करता है। उधर वह लंबे बालों वाला रापुंजल आदमी गुस्से से चायोन को गुफावासी कहता है और धमकी देता है कि हट जा वरना मार दूंगा। चायोन आराम से जवाब देता है ये रापुंजल कॉस्प्लेयर बहुत बोलता है। यह सुनकर वह आदमी भड़क जाता है और चिल्लाता है कि चायोन उसका ड्रामेटिक मोमेंट खराब कर रहा है। फिर वह एक विशाल फायरबॉल फेंकता है। चायोन बस एक उंगली उठाता है और उस फायरबॉल को ऐसे मिटा देता है जैसे केक की मोमबत्ती बुझाई हो। पीछे जोरदार धमाका होता है और रापुंजल आदमी शॉक में खड़ा रह जाता है। कुछ ही सेकंड में पत्थरों की बौछार उस पर गिरती है और वह पूरा दब जाता है। थोड़ी देर बाद चायोन किम के पास जाता है और पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। किम आंसू पोंछकर धन्यवाद कहती है कि उसने सारी आग बुझा दी। चायोन उसे सलाह देता है जब अगली बार डर लगे तो डर को ही मुक्का मार देना। फिर वह रापुंजल आदमी के पास जाता है, उसके बाल पकड़कर खींचता है और अचानक रुक जाता है क्योंकि उसके हाथ में बाल नहीं, पूरी विग आ जाती है। उसके नीचे चमकदार टकला सिर देखकर चायोन चुप रह जाता है। किम टकला देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है। ये आदमी अब तो डरावना भी नहीं लग रहा। चायोन उसे देखता है और सोचता है कि ऐसी लो टियर चीज से किम कैसे डर जाती थी। तभी कू अपनी मेंटल रेजोनेंस शक्ति का प्रयोग करता है और चायोन को किम की याद दिखाता है। यह एक ऐसा पावर है जो किसी की यादों में डुबकी लगाकर उन्हें दूसरों को दिखा सकता है। विजन में एक पागल वैज्ञानिक दिखता है जो पागलों की तरह हंस रहा है जैसे अभी अभी उसने बुराई का आविष्कार किया हो। वह किम के पास जाता है जो आधी बेहोश है। उसे पता चलता है कि किम धीरे धीरे अपने खुद की सोच विकसित कर रही है। वैज्ञानिक अपने उंगलियों में आग जलाता है और ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के नाम पर किम को जलाकर तंग करता है। यह देखकर चायोन का दिल नरम पड़ जाता है। वह किम के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है तुमने बहुत बुरा समय झेला है लेकिन तुम मजबूत हो। वह तय करता है कि वह किम को उसके पुराने डर से बाहर निकालने में उसकी मदद करेगा। फिर वह कू से पूछता है बताओ इस टकले के साथ अब क्या करे। किम की आंखें चमक उठती है। उसके दिमाग में शरारती आइडिया आ जाता है। दोनों मिलकर उस बेचारे टकले आदमी को एक बड़े पत्थर में बांध देते हैं और उसे झरने के किनारे ऊपर से लटकाकर छोड़ देते हैं। किम कहती है कि पानी के सामने यह आग वाला आदमी कम डरावना लगता है। जब वह आदमी होश में आता है तो उसकी हालत देखकर लगता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ ये क्या हो गया है। किम हाथ बांधकर मजे के लिए उसे फिर से बुरा टकला आदमी कहती है। चायोन थक कर उससे कहता है कि लोगों को दिखावट से मत जज करो, लेकिन किम गुस्से वाली नजर से उसे घूरती है। वो पूछता है तुम क्या कर रहे हो। चायोन कहता है रामेन के लिए पानी लेने जा रहा हूँ। यह सुनते ही किम खुशी से चमक उठती है। चायोन छेड़ते हुए पूछता है क्या कोकोनट ट्राइब भी फिश रामेन खाती है। किम एक पल रुकती है फिर गर्व से कहती है हाँ बिल्कुल, कोकोनट ट्राइब को तो यह बहुत पसंद है। उधर टकला आदमी चुपचाप अपनी हालत का अंदाजा लगा रहा होता है। उसके दिमाग में आता है कि जिसने उसे पकड़ा वो कम से कम A+ रैंक का हंटर तो होगा ही। हो सकता है कि उससे ज्यादा ताकतवर भी हो। जब सब रामेन के लिए सामान इकट्ठा करने लगते हैं टकला आदमी उन्हें देखकर सोचता है मुझे झरने से लटकाकर खुद नूडल्स बना रहे हैं। ये लोग कितने हार्डकोर हैं। अभी किम पानी में कूदती है और अपनी बाहों में 3 मछली मॉन्स्टर को उठा लेती है। चायोन उसे देखता है और कहता है 3 क्यों, 2 वापस डाल दो। वे फिश मार्केट थोड़ी चला रहे हैं। टकला आदमी यह देखकर डर जाता है और हैरान रह जाता है। वह सोचता है कि अगर यह मछली रामेन में गई तो उसका स्वाद सीधे समुद्र जैसा लगेगा और उसे यह भी लगता है कि उन्होंने बर्तन में इतना पानी भर दिया है कि ये लोग शायद जानते ही नहीं कि असली रामेन बनता कैसे है। आखिर वो चिल्ला उठता है और कहता है रुको, मुझे छोड़ दो, मैं खुद रामेन बना दूंगा, मुझे बस खोल दो। कुछ देर बाद टकला आदमी एक लकड़ी की मेज के पास ऐसे खड़ा होता है जैसे किसी कुकिंग शो का हीरो हो और उस पर स्पॉटलाइट पड़ रही हो। वह खुद से बड़बड़ाता है लोग सोचते हैं कि रामेन आसान है लेकिन इस वक्त मेरी जिंदगी इस एक कटोरे पर टिकी है। सब लोग भूखी नजरों से उसे देख रहे होते हैं तो वह नर्वस होकर क्लासिक तरीका अपनाता है क्योंकि उसे दूसरा तरीका नहीं आता। वह अंदाजे से पानी डालता है 3 लोगों के लिए जितना ठीक लगे उतना। पानी उबलने पर वह नूडल्स और सूप बेस डालता है। वह सोचता है कि शायद पकने में 4 मिनट 30 सेकंड लगेंगे। क्योंकि उसके पास घड़ी नहीं वो अपने दिल की धड़कन गिनने लगता है। लगभग 200 धड़कनों के बाद वो नूडल्स उठाकर हवा लगवाता है ताकि वो स्प्रिंगी और परफेक्ट बने। जब रामेन तैयार होता है वो लंबी सांस लेकर कहता है काश किमची होता पर डीमन वर्ल्ड में इतना काफी है। वह रामेन सामने रखता है। कुछ सेकंड चौंक कर देखने के बाद सब उस पर टूट पड़ते हैं। पहला कौर खाते ही तीनों का दिमाग उड़ जाता है। स्वाद इतना अच्छा जैसे किसी और दुनिया में पहुंच गए हो। इसे खाने के बाद किम और कू को ऐसा लगता है जैसे चायोन ने उन्हें सारी उम्र धोखा दिया था क्योंकि इतना अच्छा खाना भी हो सकता है उन्हें पता ही नहीं था।
चायोन अपना खाना इतनी तेजी से खाता है जैसे उसका कोई मिशन हो। कुछ देर बाद सब पेट भरकर बैठे होते हैं और टकला आदमी चुपचाप उनका फैसला सुनने का इंतजार कर रहा होता है। चायोन उसे देखता है और पूछता है, इतने स्वादिष्ट रामेन के बदले तुम क्या चाहते हो? जो मांगोगे दूंगा। टकला आदमी तुरंत घुटनों पर गिरता है और कहता है, प्लीज मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे मार्गदर्शन दो। और अपना नाम बताता है, नामी शायोक। चायोन उसे देखता है और हल्का सा चकरा जाता है। आखिर इसे किस तरह का मार्गदर्शन चाहिए? वह आदमी चायोन को समझाता है कि वह अब तक के जीवन में जितने लोगों से मिला है उनमें से चायोन सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसका मानना है कि इतना मजबूत आदमी यहाँ जंगल में अकेले घर बनाकर जरूर लंबे समय की ट्रेनिंग कर रहा होगा। अपने आप को काम का दिखाने के लिए वह आदमी नाम दावा करता है कि वह हर तरह का खाना बना सकता है और थोड़ा प्रोफेशनल दिखने के लिए कहता है कि मैंने अपने पापा के साथ फ्राई कुक में काम किया है। फिर वह ऑफर देता है कि वह इंसान और डीमन की दुनिया के बीच सफर करके सामान लाकर देगा और लेसन के लिए पैसे भी देगा। और अंत में वो अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहता है कि वह ए क्लास हंटर बनना चाहता है। चायोन कहता है, ठीक है, लेकिन तुमने किम पर हमला क्यों किया? नाम हिचकिचाता है और पूछता है, आप मशीन वाले क्रिएचर की बात कर रहे हैं? चायोन बात तुरंत काट देता है, वो मशीन नहीं है, वो कोकोनट ट्राइब की लड़की है। नाम झट से समझ जाता है कि यहाँ झूठ का साथ देना ही पड़ेगा। वो तुरंत कह देता है, हाँ मुझे पता है। नाम बताता है कि उसने किम पर हमला पैसों या नाम के लिए नहीं किया था, उसे बच्चे की कोई परवाह नहीं थी, वह तो बस अपना हंटर प्रमोशनल एग्जाम पास करना चाहता था। यह सुनकर चायोन कहता है, ठीक है, अब उठो, हम स्पेयरिंग करेंगे। नाम कुछ कह पाता इससे पहले किम आगे आ जाती है और कहती है, पहले तो मैं लड़ूंगी, इस फायर वाले अंकल से मेरा रीमैच है। नाम हंसकर कहता है, मुझे कम मत समझना। लेकिन चायोन पूछता है, क्या तुम हीरे से भी सख्त पत्थर को तोड़ सकते हो? नाम कहता है, वो तो सिर्फ ए क्लास हंटर कर सकते हैं। और किम सोचने का मौका ही नहीं देती, सीधे एक ही बार में उस चट्टान को चूर चूर कर देती है। नाम की हिम्मत वहीं खत्म हो जाती है। असली बात यह है कि नाम हवा में से आया टैलेंट नहीं है, वो बचपन से ही गिफ्टेड था। सिर्फ 8 साल की उम्र में उसकी पावर जाग गई थी। जब बाकी बच्चे मल्टीप्लिकेशन याद कर रहे थे, नाम बिजली की तरह ट्रेनिंग कर रहा था। 20 साल का होते होते वह B+ रैंक तक पहुंच गया था और लोग सोचते थे कि यह लड़का दुनिया का सबसे बड़ा हंटर बनेगा। लेकिन किस्मत हमेशा घात लगाकर बैठी रहती है। जैसे ही उसकी उम्र बढ़ने लगी, उसके बाल झड़ने शुरू हो गए। 20 तक आते आते उसके घने बालों वाला सर चांद की तरह चमकने लग गया। वो जितने ट्रीटमेंट कर सकता था उसने वह सब किया, लेकिन डॉक्टर ने आखिर में कह दिया कि पैसा बर्बाद मत करो, बाल वापस नहीं आएंगे। और इसी के साथ चमकदार टैलेंट वाला सुंदर लड़का धीरे धीरे टूट गया। आत्मविश्वास गया तो हंटर का करियर भी रुक गया। फिर एक दिन अचानक उसने टीवी पर एक इंटरव्यू देखा। वहाँ एक बूढ़ा वैज्ञानिक डॉक्टर हान बता रहा था कि डेमन दुनिया में मिला एक अजीब सा लिक्विड मेटल उसके सर पर गलती से गिर गया था और 90 साल की उम्र में भी उसके सर पर फिर से घने और रेशमी बाल उगाए। यह देखकर वह आदमी नाम उम्मीद से भरकर लगभग रो ही पड़ा था। टीवी होस्ट ने जब पूछा कि क्या आप गंजों की दवाई बनाएंगे, तो डॉक्टर हान ने बताया कि उन्होंने उस जादुई लिक्विड मेटल से एक मशीन क्रिएचर बनाया है। नाम का दिमाग घूम गया। बस तभी से नाम उस मशीन क्रिएचर को ढूंढने में लग गया। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि वो मशीन क्रिएचर डीमन दुनिया में भाग गया है और डीमन रेल में कोई कानून नहीं है, तो वह भी पीछे पीछे वहाँ पहुँच गया। उसकी योजना थी क्रिएचर को पकड़कर वह लिक्विड मेटल अपने टकले सर पर लगा देगा, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल ही उलट निकली, क्योंकि उस बच्चे किम ने उसे धूल चटा दी। किम हंसकर कहता है, तुम तो एक बार भी नहीं लगा पाए। फिर वह कहता है, अगर मेरे साथ स्पेयरिंग करना है तो तुम्हें पहले बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। नाम कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करे।